इसकी नाराज़गी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। अभी वो बात को गोल करने ही वाला था कि बीजान ने इसका भांडा फोड़ दिया। इसकी पोस्टिंग तो बलूचिस्तान हो गई है, तुम्हें नहीं बताया इसने। बिना जो चाय का कप अभी उठाने ही वाली थी वहीं रुक गई। इसने एक नज़र हुमायूं की तरफ देखा। हुमायूं, तुमने मुझे बताना भी पसंद नहीं करा। वो गुस्से में आग बबूला हो रही थी। उसे हुमायूं से यह उम्मीद नहीं थी, वो बचपन से उसे सब बताता था। यार मुझे पता था तुम गुस्सा करोगी, इसलिए नहीं बताया, मैं बस उस सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था। मीना इसकी बात को इग्नोर करती रही, चाय पीने लगी। वो नाराज़ होती थी तो बात करना छोड़ देती थी। तभी दोनों के फ़ोन पर एक मैसेज आया। वो कोई रिपोर्ट थी। मिन्हा रिपोर्ट को पढ़कर फातिहाना अंदाज में मुस्कुराई। रिपोर्ट के अंदर मुताबिक बिल्डिंग के बाहर मिलने वाली लाश की मौत का गला घुटने की वजह से हुई थी। मजीद ये कि गले पर जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे वो किसी शख्स के थे। इन फिंगरप्रिंट्स के ज़रिए कातिल को पकड़ना बहुत आसान था। वो एक केस हल कर चुकी थी। बीजान अपने पोते को बता दें कि मिन्हा कभी गलत नहीं होती और ना ही वो बातें छुपाती है। अच्छा बीजान, मैं चलती हूँ। वो उठकर खड़ी हुई बीजान के माथे पर प्यार करते हुए बाहर की तरफ बढ़ी। ये किस बारे में बात कर रही थी बीजान को समझ नहीं आया। वो किस बारे में बात कर रही थी? छोड़े मेरी प्यारी बीजान, पता तो है आपको, आपके बचपन से इसकी आदत है। जब भी मुझसे नाराज़ होती है तो आपका नाम लेकर मुझे बातें सुनाती है। वो मुस्करा दिया जैसे कोई बचपन की याद ताज़ा हो गई हो। मीना का ख्याल भी उसे खुश करने के लिए काफ़ी था। इतनी मोहब्बत करते हो मीना से तो बताते क्यों नहीं इसे? बीजान इसकी मुस्कुराहट देखकर बोली, मोहब्बत बताई नहीं दिखाई जाती और मुझे यकीन है कि एक दिन इसे मेरी मोहब्बत दिखाई देगी और वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा। वो जैसे किसी ख्वाब सी कैफियत में बोल रहा था। अल्लाह तुम दोनों के हक़ में बेहतर करे। बीजान इनको दोनों को दुआ दे रही थी, मगर किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। वो दोनों गाड़ी में से उतरे। बुराक के माथे पर सनीप्लास लगा हुआ था। गाड़ी एक पुराने गोदाम के पास उनको उतार कर जा चुकी थी। आसपास वीरान जंगल था। रात के वक्त ये जगह थोड़ी डरावनी लग रही थी। लैला इस जगह से मानूस थी। वो काफ़ी अरसे से इधर रह रही थी, लेकिन बुराक के लिए ये सब दुनिया नया था। लेकिन चलो अंदर बाहर किसी जंगली जानवर ने तुम पर हमला कर दिया तो कहोगे ये मेरा प्लान था। वो इसे चिढ़ा रही थी। वो कामयाब हुई थी। आप तो चुप ही रहें, आपका तो आज मुकम्मल इरादा था मुझे मारने का। वो तो मैं मासूम किसी तरह बच गया। वो एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोल रहा था। अब अंदर चले मिस्टर बुराक, ये ताने बाद में देना। वो अंदर चलने का इशारा कर रही थी। पहले आप अपना नाम बताएं। पहले तुम मुझे आप कहना छोड़ोगे। ऐसे लग रहा है जैसे मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ। इज़्ज़त रास नहीं है आपको? आप सुनकर वो फिर से गुस्से में आ गई। बुराक को अपनी गलती का फ़ौरन एहसास हुआ। वो मेरा मतलब तुम। इसने बात संभालने की कोशिश की। मेरा नाम लैला सुल्तान है। अब अंदर चलें या इधर ही सब पूछोगे? इतना कहकर वो आगे की तरफ चलने लगी। बुराक किसके पीछे चल रहा था। गोदाम का दरवाज़ा 8 फीट लंबा था। लैला दरवाजे के बाएं तरफ चलना शुरू हुई। इस तरफ कुछ झाड़ियाँ थी जिनको लैला हाथों की मदद से पीछे कर रही थी। वो कुछ ढूंढ रही थी। वो आखिर वो उससे मिल गया। वो एक बायोमेट्रिक डिवाइस थी। इसने अपना अंगूठा डिवाइस पर लगाया और वो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। दरवाज़ा खुलने के बाद दोनों अंदर दाखिल हुए। गोदाम में जगह जगह बड़ी बड़ी गत्ते की खाली पेटियाँ रखी थीं जिन पर मिट्टी का ढेर लगा हुआ था। ऐसे लगता था जैसे सालों से इधर कोई नहीं आया। अंदर काफ़ी अंधेरा था। सिर्फ एक रोशनदान से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। वो दोनों चलते चलते एक दरवाजे के पास रुके। दरवाज़ा खुला था और अंदर बैठा शख्स इन दोनों का इंतज़ार कर रहा था। वो दोनों कमरे में दाखिल हुए। कमरे के दरमियान में एक बड़ा सा मेज़ था। इसके गिर्द 8 कुर्सियाँ लगी हुई थी। मेज़ पर मुख्तलिफ नक्शे और कुछ अहम पेंटिंग्स पड़े थे। सरबराही कुर्सी पर मोहतशिम बैठा था और इर्द गिर्द ही सब लोग बैठे थे। और ये है हमारे गैंग के 7वां रुकन। मोहतशिम ने बुराक की तरफ इशारा किया। सब बुराक की तरफ देख रहे थे। मैं किसी गैंग के लिए काम नहीं करता। आपने गलत बंदे पर अपना वक्त बर्बाद किया है। लैला के बाद वो दूसरा शख्स था जो मोहतशिम की बात से इनकार कर रहा था। लैला टेबल पर रखे जग में से पानी गिलास में डाल रही थी। वो जैसे इस गुफ्तगू में इंटरेस्टेड ही नहीं थी। मोहतशिम थोड़ी देर खामोश हुआ। सब बाहर जाओ, मुझे बुराक से कुछ बातें करनी है। मोहतशिम ने इतने बोलने की देर ही सब बाहर जाने लगे। सबके बाहर जाने के बाद मोहतशिम ने बुराक को बैठने का इशारा किया। वो ना चाहते हुए भी बैठ गया। कमरे के बाहर सब खड़े इन दोनों के बाहर आने का इंतज़ार कर रहे थे। सब अपने अपने अंदाज़े के मुताबिक राय दे रहे थे। इसको तो गन चलानी भी नहीं आती होगी। बॉस ने इसे क्यों गैंग में शामिल कर लिया? एक पहलवान ने बोला। सीख जाएगा, देखने में काफ़ी तेज़ लगता है। अहमर बोला। हाँ, और हैंडसम भी कितना है। सियाह शिकारी आंखें हैं इसकी और ऊंचा लंबा
वो घुंघराले बालों वाले थोड़ा सोचने के लिए रुकी, फिर सोच कर अपनी बात दोबारा शुरू की। 6 फीट कद तो आप पक्का है, और उसके बिगड़े बाल, उफ कयामत है पूरा। जैसे वो खुद से बात कर रही हो। शीला, मेरा ख्याल से तुम और अहमद रिलेशनशिप में हो, लैला जैसे इसे याद करवा रही थी। अहमद जो पहले बुराक की हिमायत कर रहा था, वो काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहा था। नहीं, मैं तो बस वैसे ही। शीला की बात अभी ख़त्म नहीं हुई थी और अहमद नाराज़ हो गया था, हुआ वहाँ से जा चुका था। तुम मेरी सबसे बड़ी दुश्मन हो, आखिर तुम मेरी बात में बोलती ही क्यों हो? शीला लैला से नफ़रत का इजहार कर रही थी। लैला ने इसकी बात का जवाब देना पसंद नहीं किया। वो पागलों से बहस नहीं करती थी। अहमद मेरी बात सुनो। शीला अहमद के पीछे भागने लगी। बेवकूफ़ लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के सामने दूसरी लड़कियों की तारीफ़ कर रहा था। अब दूसरा पहलवान हंसकर अहमद का मजाक उड़ाने लगा। हेमी और जीनी, तुम दोनों अब जाके सो जाओ, काफ़ी देर हो गई। लैला ने जीनी की तरफ देखकर बोला। कुछ नमूदार तक यहाँ से जा चुके थे और लैला बिना इजाज़त लिए कमरे के अंदर जाके गई। बुराक की रिहाई से 2 दिन पहले मिन्हा नाइट सूट पहने अपने कमरे में बेटी किताब पढ़ रही थी। शायद टेबल पर रखा इसका फोन बजा रही थी। किताब में मगन फ़ोन कॉल को इग्नोर कर रही थी। कमरे में एक औरत दाखिल हुई। उसकी शक्ल मिन्हा से बहुत मिलती थी। मिन्हा अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहती थी। उसके बाप के इंतकाल को अभी कुछ अर्सा ही हुआ था। मिन्हा, तुम अब मार खाओगी। हुमायूं, तुमने पिछले 2 दिन से इतनी कॉल्स कर चुका है, बात कर रहे थे। सोनिया बेगम काफी गुस्से में थी। अम्मी, आपको तो अपना भतीजा हमेशा ही देख सकता है, मैं सोती भी हूँ क्या? वो बुरा मान गई। तुम हमेशा से देती हो, बचपन से लेकर आज तक तुमने कभी अपनी गलती मानी है? मान लें कि इस बार गलती इसकी है, उसे मुझे बताना चाहिए था। ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि वो गलत हो सकती है। उसे पता था तुम ड्रामे करोगे, इसलिए उसने तुम्हें नहीं बताया। जो भी है, जब तक वो खुद अभी इसकी बात ख़त्म नहीं हुई थी और हुमायूं कमरे में दाखिल हुआ। इसने स्वेट शर्ट और ट्राउज़र पहन रखा था। मुझसे सॉरी करने इधर नहीं आ जाता? मैं नहीं मानूंगी। जी, तुम आ गया मैम। हुमायूं ने इसकी बात मुकम्मल की। वो मुंह फेर कर चादर लपेट कर सोने लगी। कोई इस लड़की को बताए कि सुबह 5 बजे मेरी फ़्लाइट है। अब अगर ऐसा करेगी तो मैं बीजान को लेकर वापस चला जाऊंगा और जाते हुए मिलकर भी नहीं जाऊंगा, वो एलानिया तौर पर बोल रहा था। बिस्तर में लेटी मिन्हा एकदम उठी। वो हुमायूं की तरफ जंगली बिल्ली की तरफ भागी। सोनिया बेगम ये सब तमाशा हंसकर देख रही थी। मिन्हा ने हुमायूं की कमर पर थप्पड़ों की बरसात कर दी थी। वो अपना गुस्सा नाराज़गी ऐसे ही निकालती थी। हुमायूं ऐसे देख रहा था जैसे वैसे उसे देखकर मुस्करा। बस करो, अब मेरे बच्चे की जान लोगी क्या? सोनिया बेगम बुरा मान गई थी। कुछ देर बाद इसका गुस्सा ख़त्म हो चुका था। ट्रीट के तौर पर हुमायूं मिन्हा और उसकी छोटी बहन नूर को आइसक्रीम खिलाने बाहर लेकर आया था, और बीजान अपनी बेटी सोनिया से बैठी बातें कर रही थी। सुबह होते ही हुमायूं को एयरपोर्ट ड्रॉप करके वो घर वापस आई। जिम करने के लिए ट्रैक सूट पहना, नीचे जो जॉगर्स पहने, बालों की पोनी की और हाथ में पानी की बोतल लेकर घर से बाहर निकली। मिन्हा सुबह सुबह वॉक करते हुए जिम जाया करती थी। रोज़ सुबह के वक्त सड़क खाली होती थी। परिंदों की चहचहाने की आवाज़, ठंडी ताज़ा हवा मज़ा दोबाला कर रही थी। वो कानों में ब्लूटूथ लगाए वॉक करते हुए गाने सुन रही थी। तभी इसे कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई इसका पीछा कर रहा हो। उसकी तरफ उसने मुड़ कर देखा। उसके पीछे एक बहुत वजीहा आदमी वॉक कर रहा था। इसने बिना आस्तीनों वाली सियाह शर्ट पहन रखी थी, नीचे सियाही ट्राउज़र पहन रखा था। इसके बाइसेप्स काफ़ी बड़े थे और हाथों पर वीन्स वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही थी। वो जिम का शौकीन लगता था। मीना इसको देखकर रुक गई और उसे घूरने लगी। कब से पीछा कर रहे हो मेरा? वो सीधा काम की बात पर आई। जी मैं? वो थोड़ा बौखला सा गया। मीना इसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ी। वो भी इसे ही देख रहा था जैसे मीना इनकी झील जैसी आंखों में खो गया। बुराक को जैसे शौक लगा। हैरत के मारे आंखें फटी की फटी रह गईं। इसने ये गहरी झील सी आंखें पहले भी एक बार देखी थी, 2 साल कबल एक शादी में। मिन्हा की यही आंखें देखकर वो अपना दिल हार बैठा था, और आज 2 साल बाद वो उसके सामने दोबारा खड़ी थी। इन 2 सालों में बुराक एक बार भी इन आंखों को नहीं भूला था। इसे लगा था वो मिन्हा से दोबारा नहीं मिल पाएगा, लेकिन आज किस्मत ने बुराक को मिन्हा से फिर मिला दिया था। वो अपनी किस्मत पर रश्क करते हुए खोलकर मुस्कुरा रहा था। और कोई नज़र आ रहा है इधर? वो तब कर बोली। मैं तो मासूम सा आदमी हूँ इंस्पेक्टर जी। वो बहुत ही मासूम अंदाज में बोलकर आगे बढ़ा। फिर रुक कर मीना की तरफ देखा। मीना किसी सोच में गुम थी। आस पास में कोई जिम है?
असल में कल ही इधर शिफ्ट हुआ हूँ और मैं एक दिन भी जिम मिस नहीं करना चाहता। वो कुछ बोल रहा था और मिन्हा कुछ सोच रही थी। एकदम इसके दिमाग में घंटी बजी। तुम कैसे जानते हो कि मैं इंस्पेक्टर हूँ? मिन्हा को ताज्जुब हुआ। सबके बाहर जाने के बाद कमरे में सिर्फ बुराक और मोहतशिम रह गए थे और कमरे में अजब सी खामोशी थी, जैसे दोनों ही एक दूसरे के बोलने का इंतज़ार कर रहे थे। तो आप क्या कहना चाहते हैं, मैं आपकी गैंग में शामिल हो जाऊं? बुराक ने मोहतशिम की आंखों में देखकर बोला, जैसे वो इसकी आंखों के ज़रिए जानना चाहता हो कि ये शख्स एतबार के काबिल है या नहीं। हमारे आंखें हमारे जिस्म का वो हिस्सा होती हैं जो कभी झूठ नहीं बोलती। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं तुम्हारी ज़मानत इसीलिए करवाई है क्योंकि तुम्हें कोई एतराज़ है मेरे साथ काम करते हुए? बुराक वल्द हशाम। मोहतशिम ने आखिरी अल्फाज पर जोर देकर बुराक की दुखती रग पर हाथ रखा था। बुराक ने अपने बाप का नाम सुनकर माजी की किसी याद में गुम हो चुका था। एक छोटे से कमरे में वो 6 साला बुराक चारपाई पे लेटा था। वो तेज़ बुखार में तप रहा था। कमरे में सिर्फ 2 चारपाई थी। एक कोने में छोटी सी अलमारी थी जिसमें इसकी माँ एक कपड़ा निकाल रही थी। इसके दूसरे हाथ में एक प्याला था जिसके अंदर बर्फ़ और पानी पड़ा था। इसकी माँ बुराक के साथ वाली चारपाई पर आकर बैठी और कपड़े को प्याले में भिगोने लगी। जब कपड़ा अच्छे से भीग गया तो इसने कपड़ा बुराक के माथे पर रखा। बुराक जो बुखार में बेहोश सा पड़ा था वो दर्द से कराने लगा। अम्मी, इसे हटाएं, मुझे दर्द हो रहा है। बेटा, तुम्हारा बुखार बहुत तेज़ है, मुझे ठंडी पट्टियाँ करने दो। देखना, सुबह तक मेरे बेटे का बुखार उतर जाएगा। वो बुराक को तसल्ली दे रही थी। अम्मी, बाबा कब आएंगे? बस एक ये सवाल वो हर वक्त अपनी माँ से करता था और इसकी माँ के पास कोई जवाब नहीं था। सोफिया, बुराक की माँ की आंखें एकदम नम हो गई थी। इसने अपने आंसू छुपाने की कोशिश की। वो एक मजबूत माँ थी। बेटा, वो बहुत जल्दी आएंगे। इसने ये जुमला बहुत मुश्किल से पूरा किया। वो भी तंग आ गई थी अपने इकलौते बेटे को झूठ बोल कर। अम्मी, बाबा कब आएंगे? बुराक का बचपन बस इसी सवाल के गिर्द गुजरा था जिसका जवाब ना तो इसे पता था ना ही इसकी माँ को। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो वो खुद ही सवाल करना बंद कर दिया। वो समझ गया था इसकी माँ की सबसे ज़्यादा तकलीफ़ ये सवाल देता था। सोफिया और वो छोटे से कस्बे में रहते थे। सोफिया ने कपड़े सिलाई कर करके इसे पढ़ाया था, लेकिन आखिर में वो अपने बाप के नक्शे कदम पर ही चला। एक जासूस का बेटा जासूस। लगता है तुम्हें कुछ याद आ गया। मोहतशिम ने बुराक को इस ख्याली दुनिया से जगाया। बुराक खामोश रहा। मैं जानता हूँ कुछ लम्हों की याद बहुत अजियत दे रही है। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, मोहतशिम ने हमदर्दी भरे लहजे में कहा। मुझे आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए। और आपको क्या लगता है कि मेरे बाप का नाम लेकर मुझे अपने गैंग में शामिल करने में कामयाब हो जाएंगे? मैं नफरत करता हूँ। तो वो झूठ बोल रहा था। वो अपने बाप की नफरत कर ही नहीं सकता है। जिस शख्स के प्यार के लिए वो बचपन से तरसा था, वो इस शख्स की नफरत कैसे कर सकता है? लेकिन तुम्हारा बाप तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता था। आप मेरे बाप को कैसे जानते हैं? बुराक को थोड़ा महसूस हुआ। मान लो वो मेरे बड़े भाई की तरह थे। उनकी मौत ने मुझे लावारिस कर दिया था। वो वाकई हशाम की मौत का जिक्र कर रहा था। दुखी हुआ था। अपने बाप की मौत का सुनकर बुराक की आंखें उम्मीद भी टूट गई थी। इसे कहीं ना कहीं यकीन था कि एक दिन वो अपने बाप से ज़रूर मिलेगा। आज वो उम्मीद टूट गई थी। मेरा यकीन करो हशाम भाई, तुम्हें बहुत याद करते थे। अगर इनकी मजबूरी ना होती तो वो कभी भी तुम्हें छोड़कर ना जाते। वो सब मादी था, इसे भूल जाओ। आगे का सोचो, क्या करोगे? तुम्हारे पास ना कोई सेविंग्स है ना कोई नौकरी। वो इससे सब हकायक बता रहा था। इतना तो बुराक भी जानता था कि मोहतशिम सच कह रहा है। इसका कोई फ्यूचर नहीं है। मैंने पहले की तरह जासूसी करके कमा लूँगा। तुम मेरे लिए जासूसी क्यों नहीं करते? मान लो मैं तुम्हारा नया क्लाइंट हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, घर, गाड़ी, हर वादात में से तुम्हारा हिस्सा। तुम्हें इससे अच्छी ऑफ़र नहीं मिलेगी। अब बाकी तुम्हारी मर्ज़ी। वो अपना जाल बिछा चुका था। इसे लोगों को मैनिपुलेट करना आता था। लोगों को लगता था वो सब अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वो वाकई मास्टरमाइंड था। बुराक को थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा कि वो इसकी गैंग में शामिल क्यों किया गया है। इसके लिए बुरी ऑफ़र नहीं थी। वो लोगों की जासूसी ही तो करता था। लेकिन मुझे जासूसी किसकी करनी है? मोहतशिम मुस्कुरा दिया। आखिरकार बुराक मान गया। तुम कैसे जानते हो कि मैं इंस्पेक्टर हूँ? मिन्हा का जवाब आया। मैं कल ही आपके घर के साथ वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ हूँ। कल आपके घर भी आया था। आपकी अम्मी ने वही बताया है कि आपके बारे में। वो जैसे पूरी कहानी बता रहा था। मिन्हा नफ़ी में सर हिलाते हुए आगे बढ़ गई। अम्मी भी ना हर किसी को घर में घुसा लेती हैं। मिन्हा ने दिल में सोचा। सुने, अगर आप जिम जा रही हैं तो मुझे भी साथ ले जाएं। वो पीछे से बोला। लेकिन मुझे जासूसी किसकी करनी है? तुम्हें पुलिस की जासूसी करनी है। इनका एतमाद जीतना है।
ख़ास तौर पर इंस्पेक्टर मिन्हा का। बाकी जब वारदात की बारी आएगी मैं तुम्हें अगला कदम बता दूंगा। मोहतशिम बुराक को इसका टास्क बता रहा था। किरदार बताए कौन सा निभाना है ताकि मैं रिसर्च वर्क शुरू करूँ। पुलिस कंसल्टेंट। इस तरह तुम हर केस की मिन्हा के साथ रहोगे, तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि वो किस तरह हल करती है। इसके अलावा तुम्हारे लिए जो अपार्टमेंट मैंने बुक करवाया वो भी इंस्पेक्टर मिन्हा के घर के साथ है। बुराक को अपना काम समझ आ गया। मोहतशिम की बात भी ख़त्म हो गई थी तभी लैला कमरे में दाखिल हुई। और अगर इसे किसी पुलिस वाले ने पहचान लिया तो सब बर्बाद हो जाएगा। लैला ने इन दोनों को अहम खतरे से आगाह किया। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मगर इसका जवाब भी है मेरे पास। पहले बात बुराक को गैरकानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया था, इसके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई थी। दूसरी बात, जिस थाने में बुराक बंद हुआ था उसका SHO हुमायूं अहमद बलूचिस्तान जा चुका है। बाकी बात रही खबरदार की, तो इसका मुंह बंद करवाना कोई मुश्किल बात नहीं है। ऐसा कौन सा सवाल था जिसका जवाब मोहतशिम के पास ना हो? वो हर काम पूरी प्लानिंग के साथ करता था। लैला को अपना जवाब मिल चुका था। बहुत रात हो गई है, अब भी जाकर तुम लोग आराम कर लो। लैला, बुराक को इसका कमरा दिखा देना। मोहतशिम हुक्म देकर कमरे से निकल चुका था। तो तुम मान ही गए? लैला ने बात का आगाज़ किया। मुझे अच्छी ऑफर लगी तो मैंने हाँ कह दी, बुराक ने कमरे से बाहर जाते हुए बोला। लैला बुराक के पीछे पीछे चल दी। कमरे के बाहर खड़ा बुराक हर चीज़ गौर से देख रहा था। चलो तुम्हारे कमरे तक छोड़ दी तुम्हें। लैला की बात पर उसने चलने का इशारा किया। इस कमरे के सामने सीढ़ियाँ ऊपर जाती थी और ऊपर सामने काफ़ी कमरे थे। हर रुकन को अलग अलग कमरा किया गया था। बुराक का कमरा सबसे आखिरी में था। कमरा कोई बहुत बड़ा नहीं था, दीवारें बहुत पेचीदा हालत में थी। कमरे के अंदर लकड़ी की पुरानी खिड़कियाँ थी, वो जंगल की तरफ खुलती थी। फर्श भी टूटा फूटा था, जैसे सदियों से मरम्मत न करवाई गई हो। बुराक कमरे में आते साथ बैठ गया। लैला इसको छोड़कर अपने कमरे में जा चुकी। इसका कमरा बुराक के कमरे के बिल्कुल सामने 2 कदम के फासले पर था। बुराक ने पहले तो सोने का इरादा किया, लेकिन काफ़ी देर वो करवटें ही बदलता रहा। नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिरकार तंग आकर वो उठा। कमरे में इर्द-गिर्द देखा। उसकी नज़र खिड़की पर पड़ी जो हवा से हिल रही थी। उसने उठकर खिड़की खोली। कमरे में ठंडी और तेज़ हवा का दाखिला हुआ। खिड़की के बाहर का नज़ारा बेहद हसीन था। यहाँ से गोदाम का पिछला हिस्सा नज़र आता था। चौधरी का चांद आसमान पर चमक रहा था। बादल जोर जोर से गरज रहे थे। लगता था कि बारिश आने वाली है और नीचे हर तरफ दरख्त थे। ये एक घना और बहुत बड़ा जंगल था। वो इस खिड़की के पास खड़े होकर मंजर देख रहा था। उसने अपनी बाएं तरफ देखा। इधर वाले कमरे की तरफ खिड़की भी खुली हुई थी। खिड़की में खड़ी लड़की जानी पहचानी थी। तुम सोई नहीं? लैला ने सवाल किया। नींद नहीं आई। तुम क्यों नहीं सोई? बुराक ने नॉर्मल लहजे में कहा। मुझे नींद से मुश्किल से आती है। लैला ने इसकी तरफ देखकर बोला। वो चांद को देख रहा था। थोड़ी देर दोनों में कोई बात नहीं हुई। फिर एक अजीब सी खामोशी तोड़ने के लिए लैला ने सवाल किया। तुमने बताया नहीं कि तुम्हें जेल क्यों हुई थी? एक औरत ने मुझसे अपने शौहर की जासूसी करवाई थी। बाद में वो खुद ही अपना भांडा फोड़ दिया और साथ साथ मुझे भी फंसा दिया। एक एक लफ्ज़ चबा कर बोला। फिर लैला को जैसे पूरी कहानी में दिलचस्पी हुई। फिर क्या था? उसके शौहर की SHO से दोस्ती थी, करवा दिया जेल। मैंने बंद मुझ मासूम को वो मासूम से लहजे में बोला। अल्लाह, तुम कितने झूठे। और वो भी तुम मासूम, वो इसे चिढ़ाने के लिए बोली थी और वो कामयाब हो चुकी थी। अभी मुझे जानती ही कहाँ हो तुम? कसकर बोला। यह एकदम तेज बारिश हुई। बारिश को देखकर लैला का चेहरा खिल उठा था। बारिश लैला सुल्तान का पसंदीदा मौसम था। वो अपने कमरे की तरफ वापस मुड़ी। तुम कहाँ जा रहे हो? बुराक ने उसे जाते हुए देखा। बारिश में नहाने। वो आधी रात को भी बारिश में नहा सकती थी। बुराक को ये पागलपन लगा। चंद मिनट बाद लैला गोदाम के पिछले हिस्से में खड़ी बारिश में नहा रही थी और बुराक ऊपर खिड़की में खड़ा उसे देख रहा था। सुबह होते ही मोहतशिम ने उसे पूरे गैंग से मिलवाया। कुछ लोग इसके आने से खुश थे और कुछ नहीं, लेकिन मोहतशिम के फैसले के आगे कोई कुछ नहीं बोल सकता था। अहमद, जिस वेबसाइट पर आज पुलिस कंसल्टेंट की पोस्ट का रिजल्ट आना है वो हैक करो, हमें रिजल्ट बदलना है। मोहतशिम ने अहमद को देख कर बोला। वो IT प्रोफेशनलिस्ट था। बिना किसी को पता चले एक वेबसाइट हैक करना इसके लिए बहुत आसान था। इसने लैपटॉप में कुछ कोडिंग की। थोड़ी देर बाद वेबसाइट हैक हो चुकी थी और रिजल्ट बदला जा चुका था। अब रिजल्ट के मुताबिक बुराक नया पुलिस कंसल्टेंट था। जो लड़का सच में सिलेक्ट हुआ था उसका एड्रेस निकालो, हमें उसका अपार्टमेंट लेटर गायब करना है और बुराक का जाली अपॉइंटमेंट लेटर भी तैयार करवाना है। मोहतशिम के हुक्म देने की देर थी और अहमद के हाथ चलना शुरू हो गए। मगर बॉस, पुलिस वाले 2 मिनट में जान जाएंगे कि बुराक का अपॉइंटमेंट लेटर झूठा है।
अहमद ने मोहतशिम को खतरे का आगाह किया। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि पैसा किसी को भी खरीदने के लिए काफ़ी है। दुनिया का हर इंसान पैसे का पुजारी है। हायरिंग डिपार्टमेंट में एक बंदे को पहले ही खरीद चुका हूँ। वो बनवाए गया झूठा लेटर जो कि बिल्कुल असली लगेगा। मोहतशिम के पास हर मुश्किल का हल था। सब काम हो चुके थे, अब बस बारी थी मिन्हा और बुराक के मिलाप की। फ्लैट के किचन में पड़ी लाश सड़ रही थी। लगता था कि ये कत्ल 2 या 3 दिन पहले किया गया था। मरने वाले के पेट में चाकू से वार किया गया था। फर्श पर पड़ा खून भी जम चुका था। पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही थी। मिन्हा फ्लैट से बाहर कोई अहम कॉल करने आई थी। अभी वो कॉल कार्ड के अंदर जाने ही लगी थी। सीढ़ियों पर से ऊपर आते आदमी को देखकर रुकी। उसने सियाह पैंट पर ग्रे ड्रेस शर्ट पहन रखी थी। वो मुस्कुरा कर उसे ही देख रहा था। तुम यहाँ कैसे? मिन्हा ने इसे देखते साफ सवाल किया। मान लें कि आपके सर पर हर वक्त सवार होने वाला हूँ, वो मुस्कुरा कर बोला। मिन्हा के पास आकर उसने अपना कार्ड दिखाया। पुलिस कंसल्टेंट का कार्ड देखकर वो चुप हुई। वो मुसलसल उसे घूरती रही जैसे मिन्हा को उस पर शक हो। अब अंदर चले मैडम जी, या फिर आप बस मुझे घूरती ही रहेंगी? बुराक ने उसे अंदर चलने का इशारा किया। अगर तुम मेरी जासूसी करने की कोशिश कर रहे हो तो मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं कि मैं तुम्हारे जाल में नहीं आने वाली। वो 2 टोक बात कर रही थी। इसे फिरा कर बात करने की आदत नहीं थी। मैं मासूम सा आदमी हूँ, आप पता रहिए मुझ पर इतना शक क्यों करती हैं? वो बेहद मासूमाना अंदाज में बोला। देख लेंगे कितने मासूम हो तुम, मिन्हा ने तरसरे लहजे में कहा। फिर वो अंदर की तरफ बढ़ी और बुराक मुस्कुराता रहा जैसे वो यहाँ अभी तक मिन्हा को महसूस कर रहा हो। काफ़ी दिन तक ऐसे ही चलता रहा। वो जिम और उसकी वर्क स्पेस पर हर जगह इसके साथ साई की तरह रहता था। मिन्हा ने इसके बारे में तफ्तीश भी की थी, लेकिन वैसे वही सब पता चला जो बुराक ने अपने प्रोफाइल में लिखा था। शुरू में मिन्हा को उस पर शक था, वो भी कम होने लगा। दोनों को एक दूसरे के सामना रोज़ हो रहा था। बुराक की नज़र सिर्फ मिन्हा पर थी। कुछ था उसमें जो बुराक को उसकी तरफ खींच रहा था। बाज़ लोग हमारी ज़िंदगी में होते हैं जो बस हमें अच्छे लगते हैं बिना किसी वजह के। शाम का वक्त हो रहा था। मिन्हा अपने कमरे में लेटी किताब पढ़ रही थी। आज इतवार का दिन था। आज मिन्हा ने पूरा दिन बेड पर लेटकर किताब पढ़नी थी। तभी कमरे में इसकी छोटी बहन दाखिल हुई। आपी, अम्मी कह रही हैं शामी कबाब तल दें और साथ में 3 कप चाय बना दें, मेहमान आए हैं घर पर। नूर से सोनिया बेगम का पैगाम देकर कमरे से चली गई। एक इतवार का दिन ही तो होता है। इस दिन भी अम्मी कोई ना कोई काम याद आ जाता है। इसका मुँह बन चुका था, लेकिन इसको अपनी अम्मी से डांट खाने का कोई इरादा नहीं था। वो गुस्से में उठी और किचन की तरफ बढ़ी। किचन में आकर इसने चाय का पानी चढ़ाया और साथ साथ कबाब फ्राई करना शुरू किए। थोड़ी देर बाद चाय तैयार थी और मिन्हा ने चाय कप में डालना शुरू की। जाएं आप किताब पढ़ने, में ये ले जाती हूँ। उन्होंने हमदर्दी दिखाना चाहिए। मैंने इधर खड़े होकर इतनी मेहनत से चाय बनाई है और अम्मी के सामने नंबर तुम बना लो। वो बहुत ही तपी हुई थी। हद है आप ही, एक तो आप पुलिस वाले हैं, हर एक की नीयत पर शक करते रहते हैं। वो बुरा मान गई थी। मिन्हा ने 3 कप ट्रे में डाले, साथ शामी कबाब की प्लेट रखी और डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ी। वहाँ सामने वाले सोफे पर बैठे शख्स को देखकर मिन्हा का गुस्सा आसमान को छू रहा था। इसके लिए मैंने इतनी मेहनत की, इससे बेहतर थी मैं अम्मी की डांट खा लेती। इसके दिल में ख्याल आया था। सामने बैठे लड़की की ने आज नीली शर्ट और ट्राउज़र पहन रखा था। आंखें मिन्हा को देखते ही चमक उठी। मिन्हा ने गुस्सा जब्त करते हुए ट्रे सोफे के बीच पड़े टेबल पर रखी। फौरन वहाँ से जाने का इरादा था। अभी वो ट्रे टेबल पर रखकर जाने के लिए मुड़ी ही थी कि वो बोल उठा, आप नहीं बैठेंगे हमारे साथ? वो जो मुंह मोड़कर खड़ी थी, गुस्से में अपनी आंखें बंद की एक लंबा सांस लिया, खुद को ठंडा किया। उस शख्स की तरफ दोबारा मुड़ी। नहीं, मुझे काफ़ी काम है। असल में मैं दूसरों की तरह फारिग नहीं हूँ ना। तो ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ तंजिया लहजे में बोली। पहले ये आदमी मेरे जिम में आया, फिर मेरे साथ हर केस में फिक्स हुआ और अब तो मेरे घर ही आ गया है। साथ वाले सोफे पर बैठी सोनिया बेगम ने इसका लहजा महसूस कर लिया था। अरे बुराक बेटा, इसकी तो आदत ही ऐसी है, मजाक करती रहती है। तुम चाय लो ना। मिन्हा, तुम इधर मेरे साथ आके बैठो। सोनिया बेगम ने बात बदलने की कोशिश की। मिन्हा ने नफ़ी में सर हिलाया, लेकिन जब सोनिया बेगम ने गुस्से में आंखें दिखाई तो वो मुँह चढ़ाती हुई वहाँ बैठ गई। बुराक ने चाय का कप उठाया, चाय की पहली घूंट ली। चाय तो बहुत अच्छी बनाई है आपने। मिन्हा ने अपनी अम्मी को देखकर वादियाना मुस्कुराई। हर वक्त सोनिया बेगम से इसे एक ही ताना मिलता था, तुम्हें तो चाय भी बनानी नहीं आती। ससुराल वाले क्या कहेंगे? एक तो हमारी प्यारी माँ को बेटी से ज़्यादा ससुराल वाले की क्या कहेंगे फ़िक्र होती है। लेकिन वो थोड़ा सोच कर बोली,
लेकिन क्या, वो जो मुस्कुरा रही थी, उसकी मुस्कुराहट फीकी पड़ी। चीनी थोड़ी कम है, वो मिन्ना की तरफ देखकर बोला। मिन्ना का बस नहीं चल रहा था कि उसको आंखों ही आंखों में कहा जाए। इतने में बेजान ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। वो घुटनों की वजह से इनको सहारा देने की सोनिया बेगम उठी। अब सामने वाले सोफे पर बुराक बैठा था और साथ वाले पर मिन्ना। थोड़ी चीनी मिलेगी मैडम जी? बुराक बहुत मासूमियत भरे लहजे में बोला। जहर न लाऊं? जहर ना ले आऊं तुम्हारे लिए? वो हल्का सा बोली। बुराक सुन चुका था। आपके हाथ से वो भी चलेगा? वो उसकी गहरी आंखों में देखकर बोला। मिन्हा के पास अब कोई जवाब नहीं था और उससे ज़्यादा वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मिन्हा उठी और ड्राइंग रूम के दरवाजे पर पहुँच इसने मुड़कर बुराक को देखा। वो बस इसी ही देख रहा था, जैसे इस कमरे में बस एक ही हो, जैसे वो बार बार देखना चाहता हूँ। मिन्हा नज़रअंदाज करती हुई वहाँ से चली गई। बेटा, तुम्हारे घर में वाले किधर हैं? बीजान ने बैठते सवाल ही पहला सवाल किया। वो जो अपने ही किसी ख्याल में गुम था, उस सवाल पर एकदम चौंका। वो मेरी फैमिली, वो असल में जिस सवाल से वो भागता था, बीजान ने वही सवाल कर लिया था। इसको अल्फाज नहीं मिल रहे थे वो कैसे जवाब दे। वो असल में मेरे वालिदैन का इंतकाल हो गया है। अच्छा आंटी, मैं चलता हूँ, आप इजाज़त दें। इसने जुमला बहुत मुश्किल से पूरा किया था। बेटा बैठो ना, अभी तो तुम आए हो। सोनिया बेगम ने उसको रोक रही थी, लेकिन वो जाने का इरादा कर चुका था। नहीं, बस फिर कभी सही आंटी, इतना कहकर वो बाहर निकला। इससे क्या हुआ? बीजान को हैरत हुआ। वो अपने अपार्टमेंट में दाखिल हुआ। हर जगह अंधेरा था। इसने लाइट जलाना ज़रूरी नहीं समझा। अपार्टमेंट 2 कमरों का मुश्तमिल था और साथ में ओपन किचन था। वो सीधा अपने कमरे में दाखिल हुआ। बेड के पास आकर बुराक ज़मीन पर बैठ गया। इसे आज एहसास हुआ था कि कुछ सवालों के जवाब देना बहुत मुश्किल होता है। वो बचपन से एक हैप्पी फैमिली के लिए तरसता। जब बाकी बच्चे अपने बाप के साथ ईद की नमाज़ पढ़ने आते थे तो वह यही सोचता था कि एक दिन वो भी अपने बाप के साथ ऐसे ही यहाँ आएगा। हर कदम पर इसे अपनी महरूमी का शिद्दत से एहसास होता था। इसकी आखिरी उम्मीद इसकी माँ थी, लेकिन इनके मरने के बाद वो इसकी दुनिया में अकेला रह गया। तुम्हारी माँ मर गई है बुराक? लोगों की ये बात इसके दिमाग में नहीं निकलती थी। अरे यही तो है अपनी माँ का कातिल। आंखें नाम हुई थी। पहले पैदा होती माँ बाप को जुदा कर दिया, बदकिस्मत अपनी माँ को भी खा गया। इसके दिमाग में ये आवाज़ें गूंज रही थी। माँ बाप एक ऐसी नेमत है जो ज़िंदगी में एक बार ही मिलती है। हम हर रिश्ता ज़िंदगी में दोबारा हासिल कर सकते हैं, मगर माँ बाप एक बार बिछड़ जाएं तो कभी नहीं मिलते। बेइख्तियार उसकी आंखों में से पहला आंसू निकला। दिमाग में वही बचपन की यादें घूम रही थी। वो चाहकर भी इनसे पीछा नहीं छुड़वा सकता था। शाम से रात हो चुकी थी, लेकिन वो ऐसे ही बैठा रहा था। आंखें रोने की वजह से लाल हो रही थी, लेकिन यादें थी कि पीछा नहीं छोड़ रही थी। बाकी कुछ यादें अजाब बन जाती हैं और कब्र तक इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। काश जो यादें हमें तकलीफ़ देती हैं उन्हें मिटाना मुमकिन होता, तो हम इस इंसान कितना खुश होते। इसने बेख्तियार आंसू सोचा। ईशा की अज़ान के इसके कानों में पड़ी तो वो कुछ होश में आया। इसने वज़ू करने के लिए वॉशरूम की तरफ रुख किया। थोड़ी देर बाद वज़ू करके वापस आया, जाए नमाज पे बिछाई और अपने अल्लाह के रूबरू खड़ा हो गया। इसने अपने दिल का हाल बताया। वो बचपन से यही करता आ रहा था, लेकिन वो लोगों के सामने रोकर अपना खुद को कमज़ोर साबित नहीं करना चाहता था। या शायद आज तक किसी कोई ऐसा मिला ही नहीं था जो इसके जज्बात समझ सके। नमाज के बाद वो बहुत देर तक चाय नमाज पर बैठा अपने रब से बातें कर रहा था। कुछ देर बाद वो खुद को हल्का महसूस कर रहा था। यार हुमायूं, मेरा आइसक्रीम खाने का इतना दिल कर रहा है, लेकिन अगर इस वक्त गाड़ी निकाली तो बीजान और अम्मी ने 10 सवाल करने हैं। वो रात का पजामा और शर्ट पहने अपने कमरे में चक्कर लगाते हुए हुमायूं से फ़ोन पर बात कर रही थी। आइसक्रीम में इसकी जान थी। सर्दी हो या गर्मी, वो आइसक्रीम के बिना नहीं रह सकती थी। हद है मीना, कहीं से लग रहा है कि तुम एक इंस्पेक्टर हो। अभी अगर मैं इधर होता तो तुमने मेरे कान खा लेने थे कि चलो चलो। हुमायूं हंसकर बोला। वो अपने नए फ्लैट के लाउंज में बैठकर बात कर रहा था। हाँ, तो हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है। इंसान के कुछ शौक़ होते हैं जो कभी नहीं छोड़ते। हुमायूं उसकी बात पर मुस्कराया। तुम्हारी जॉब कैसी जा रही है? तुम इधर सेट हो गए? इसने बात बदली। हाँ बस हो गया, थोड़ा बहुत सेट। वो इतना खुश नज़र नहीं आ रहा था। कुछ वक्त लगेगा सेट होने के लिए। अच्छा हुमायूं, गुड नाइट। सुबह ऑफिस में जाना है। मिन्हा को नींद आ रही थी। हाँ चलो गुड नाइट, हुमायूं ने जमाई लेते हुए बोला। मिन्हा ने फ़ोन बंद कर दिया था। इसे अपने कमरे की बालकनी में कुछ महसूस हुआ, जैसे वहाँ खड़ा कोई इन दोनों की बातें सुन रहा था। इसने बालकनी के पास आकर पर्दा पीछे किया। बालकनी की खिड़की पहले ही खुली थी। मिन्हा ने बाहर झांका, लेकिन इधर कोई नहीं था। मिन्हा ने अपना वहम समझा और नीचे किचन में पानी का जग लेने गई। किचन के सामने ही बीजान का कमरा था। हुमायूं के जाने के बाद वो इधर ही शिफ्ट हो गई थी। बीजान के कमरे में लाइट जल रही थी। वो अभी तक नहीं सोई थी।
इसने बीजान के कमरे का रुख किया। इनके साथ बैठकर बातें करने लगी। इतने में कोई इनकी छत पर छलांग लगाकर घुस आया था। वो कोई चोर नहीं था, वो बस कुछ देने आया था। इसने छत से नीचे रस्सी लटकाई। रस्सी सीधा मीना की बालकनी में गिरी थी। रस्सी ऊपर किसी मजबूत चीज़ से बांधकर वो उससे लटक कर नीचे आया। बालकनी से एक नज़र कमरे में डाली। जालीदार पर्दों की वजह से कमरे के अंदर सब देखा जा सकता था। कमरे में कोई नहीं था। इसने फ़ौरन इससे खिड़की से कमरे में छलांग लगाई। आइसक्रीम का डब्बा जो इसके हाथ में था इसने बेड पर रखा और वापसी का रास्ता अख्तियार किया। ऊपर छत पर आकर अपने अपार्टमेंट की छत पर छलांग लगाई। दोनों छतें आपस में जुड़ी नहीं थी, मगर फासला कम था। अपने कमरे में आकर इसने अपनी इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो जूते भी उतारे। जाते साथ बेड पर वो उल्टे मुंह लेटा और फ़ौरन गहरी नींद सो गया। कोई एक काम सीधा था इस मासूम आदमी का। थोड़ी देर में जब मीना कमरे में वापस आई तो बेडरूम में आइसक्रीम का डब्बा देखकर हैरान हुई। डब्बे के ऊपर एक पर्ची टेप से चिपकी हुई थी। इसने पर्ची उतारी और उस कुछ लिखा था, आइंदा कुछ खाने का दिल करे तो इस मासूम आदमी को याद फरमा लीजिएगा मैडम जी, बंदा आपकी खिदमत में मौजूद है। और नीचे इसका नंबर लिखा था। मीना को पहले तो थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन फिर इसने बिना कुछ सोचे आइसक्रीम खाना शुरू कर दी। आखिर आइसक्रीम का क्या कसूर? ये छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादा असरअंदाज होती हैं कहने में ये एक आइसक्रीम थी, मगर इसको पहचानने में दूसरे इंसान की कितनी एफर्ट्स थी वो काबिल दीद थी। अगले दिन शाम के वक्त मिन्हा ऑफिस से वापस आ रही थी। अपने घर के दरवाजे पर आकर गाड़ी रोकी। फिर वो गाड़ी पार्क करने के लिए गेट खोलने उतरी। घर के सामने वाले दरवाजे से बुराक निकलता दिखाई दिया। मीना को बुराक की रात वाली हरकत याद आ गई। वो गुस्से में बुराक की तरफ बढ़ी। बुराक अपने अपार्टमेंट दरवाज़ा को लॉक खोल रहा था। तुम समझते क्या हो खुद को? उसने आते साथ बरसना शुरू कर दिया। एक मासूम सा आदमी मीना की तरफ बिना देखे बोला, मेरे साथ ज़्यादा फ्री मत हो। कल रात जो तुमने हरकत की है उस पर सीधा पुलिस केस बनता है। क्या किया है मैंने मैडम जी? वो जैसे कुछ जानते ही ना हो। तुम बिना किसी इजाज़त हमारे घर आए, चुप कर मेरी बातें सुनी, जो कि बहुत ही गैर मुनासिब बात है। वो इसे याद करवा रही थी। बुराक चुप हो गया। वो कोई बहस नहीं करना चाहता था। उसकी खामोशी देखकर मीना फिर से उस पर बरसी। मैं नहीं जानती तुम क्या चाहते हो, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि ये हरकतें करते तुम मेरी तवज्जो हासिल करोगे तो तुम्हारी भूल है। आइंदा छुप कर मेरी बातें सुनने की कोशिश भी की तो सीधा जेल जाओगे। और दूसरी बात, मिस्टर बुराक, अपनी ये हीरोपंती बंद करो। मैं किसी फिल्म की हीरोइन नहीं हूँ जो इन चीज़ों से खुश हो जाऊँगी। मैं इंस्पेक्टर मिन्हा हूँ। तो आइंदा इस बात का ख्याल रखना। वो दो टोक ज़बान में सब बोल पड़ी। पहली बात, मैंने आपकी कोई बात नहीं सुनी। मैं रात आइसक्रीम खा रहा था और मुझे आपका ख्याल आया। आंटी ने बताया था कि आपको आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो सोचा आपको भी आइसक्रीम दे दूँ। दूसरा, हाँ मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरा तरीका गलत था, लेकिन मेरी नीयत नहीं। वैसे भी मैं भूल गया था कि आप एक इंस्पेक्टर हैं जिनके सीने में दिल नहीं है। वो सर्द लहजे में कहता हुआ वहाँ से जा चुका था। बुराक वाकई मिन्हा की बातों से अफसरदा हुआ था। मिन्हा ने इसका लहजा नोट किया था। रात को वो 20 साल लड़की बड़ी सी चादर लिए हाथ में फ़ोन पकड़े लॉन के चक्कर लगा रही थी। वो काफ़ी परेशान नज़र आ रही थी, शायद किसी कॉल का इंतज़ार कर रही थी। अचानक उसके फ़ोन पर रिंगिंग हुई। इसके फ़ोन जगमगाने वाले नाम को देखते ही कॉल उठा ली। कहाँ हैं आप? कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। वो फिक्रमंद हुई। मेरी जान, तैयारी में वक्त तो लगता है ना। चलो इस लोकेशन पे आ जाओ जहाँ का एड्रेस मैंने तुम्हें टेक्स्ट किया था। दूसरी तरफ से वो एक मर्द बोला, हम सही तो कर रहे हैं ना? एक दफ़ा आप रिश्ता ले आते तो हमें ऐसा कदम नहीं उठाना पड़ता। वो डरी हुई। इसने अपना बड़ा कदम उठाने का इरादा तो कर लिया था, लेकिन वो ये सब नहीं जानती थी। मैंने तुम्हें बताया तो था कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। अब डरो नहीं, हम निकाह करके सुबह ही वापस आ जाएंगे। फिर हमें कोई रोक नहीं सकेगा। अब प्यार किया है तो हिम्मत भी दिखाओ। हाँ, निकाह करके सब सही हो जाएगा। वो जैसे कि अब इसकी बातों पर खुद से भी ज़्यादा यकीन करती थी। अब जल्दी करो, वक्त बहुत कम है। इतना कहकर वो फ़ोन बंद कर चुका था। लड़की ने कुछ देर सोचा। ये कम उम्र लड़कियों का ऐसा क्यों लगता है कि जब मर्द इस तरह छुप छुपा कर इनसे बातें कर रहा है या छुप कर इनसे निकाह कर रहा है, वो कल को इनका साथ देने की हिम्मत भी करेगा। लेकिन घर से बाहर निकली, गेट को लॉक लगाया और आगे बढ़ी। वो 2 कदम आगे गई ही थी कि मुड़कर अपना घर देखा। घर बहुत बड़ा था, लेकिन इस घर से जुड़ी यादें बहुत बड़ी थी। आंखों से आंसू निकले थे। इसे अपनी माँ बाप का ख्याल आया, लेकिन फिर अपना प्यार याद आया। इसके रुकते कदम फिर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। वो चलती चलती इस लोकेशन पर पहुँच गई थी। इस लड़के ने इसे किसी सुनसान गली में बुलाया था। इधर इतना अंधेरा था कि पास खड़ा आदमी भी नज़र नहीं आ रहा था। वो बहुत डरी हुई थी। इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर उसने सोचा कि वो अभी भी वक्त है, वो वापस चली जाएगी।
वापस चली जाए। लेकिन अभी कुछ और सोचती कि पीछे से किसी आदमी ने इसके मुंह पर हाथ रखा। मैं हाथ में रुमाल था जिसमें बेहोशी की दवा थी। इसकी आंखें बेयकीनी से भर चुकी थी। वो चीखना चाहती थी लेकिन वो बेबस थी। इसका प्यार इसे धोखा नहीं दे सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बस ये आखिरी ख्यालात थे जो इसके जहन में आए थे। थोड़ी देर बाद इसकी आंखें बंद हो चुकी थी और हाथ में जो मोबाइल था वो नीचे ज़मीन पर गिर चुका था। सुबह फजर के वक्त जब मिस्टर एंड मिसेस साद अपने घर वापस आए तो चाबी से लॉक खोला। दोनों बहुत खुश नज़र आते थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने दरवाजे से अंदर कदम रखा तो सारी खुशी गायब हुई। लॉन में एक बड़ा सा लाल रंग का सूटकेस रखा था। दोनों ने बेयकीनी से एक दूसरे को देखा। ये सूटकेस इनका नहीं था। दोनों के दिमाग में बहुत उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे। जब साथ ने थोड़ी हिम्मत करके कदम आगे बढ़ाए और केस को खोला, इन दोनों के दिल की धड़कनें बहुत तेज़ चल रही थी। वो सूटकेस खुल चुका था और जो सूटकेस के अंदर था वो दोनों चीख निकलवाने के लिए काफ़ी था। दोनों की एक दर्द भरी